अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए हैं, आप कोई सैलरी ले रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी जगह पे आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है और वहां से आपको इनकम आ रही है, या कोई आपको बैंक प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या बहबूद सर्टिफिकेट से आपको प्रॉफिट आ रहा है, या किसी भी फॉर्म में आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं और उसके साथ साथ आपके अकाउंट में कुछ ऐसे पैसे भी आए हैं जो किसी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए, किसी रिलेटिव में, किसी दोस्त ने, और बाद में वही पैसे आपने आगे ट्रांसफर कर दिए। मतलब आपने सिर्फ पैसे रिसीव किए और पे कर दिए। इसी तरीके से अगर आपने किसी से लोन लिया और बाद में पे कर दिया, या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हो सकता, और बाद में कभी एफबीआर आपको ये कहता है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आए, आपके बैंक अकाउंट में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, और एफबीआर बगैर सोचे समझे उन तमाम ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या टैक्स चार्ज कर सकता है। इसके ऊपर अदालत का एक फैसला आया है जिसमें एफबीआर को कहा गया है कि पहले सारी चीजें चेक करें, उसके बाद टैक्स चार्ज करें। मतलब ये फैसला एफबीआर के खिलाफ आया है, टैक्स पेयर की फेवर में आया है। 2026 में अपने बैंक बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आज के इस लेक्चर में उस फैसले को भी स्टडी करते हैं और ये तमाम चीजें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आपने फ्यूचर में एफबीआर के मैसेज से बचने के लिए अपने बैंक बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक एफबीआर का जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, बार बार इस वजह से डिस्कस किया जाता है कि अभी एफबीआर की तरफ से टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप सब लोगों को मैसेज रिसीव हुए कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुई हैं, या आपके अकाउंट में इतना बैलेंस क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, या आपने कोई इसी तरीके से कोई गाड़ी परचेज की है, इवन गाड़ियों के मैसेज भी आए, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब होता क्या है कि जब आप कोई बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं तो बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, मतलब जो एंट्रीज आ रही होती हैं, डेबिट हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है, वो तमाम की तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपकी इनकम नहीं होती। इनकम क्यों नहीं होती कि सम टाइम आप किसी से लोन लेते हैं और बाद में लोन पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि आपने 2025-26 जो टैक्स ईयर था, इसमें किसी से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोन ले लिया और ये लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। 30 जून तक आपने ये लोन पे नहीं किया, यानी कि आपने अगले साल उसको पे करना था, या जब आपके पास पैसे होंगे आप उनको पे कर देंगे। साल के एंड पे जाके आप अपनी जो रिटर्न फाइल करते हैं वहां पे लोन दिखाते हैं और पेबल भी दिखाते हैं कि आपने फलां बंदे से, रिलेटिव से या दोस्त से लोन रिसीव किया है, लेकिन साथ ही आपको मैसेज भी आ जाता है एफबीआर की तरफ से। अब आप लोन रिपोर्ट भी करते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में, लेकिन एफबीआर को समझाना इतना मुश्किल होता है, स्टाफ को समझाना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी नजरें यही होती हैं कि ये चीजें सही नहीं बता रहे, तो लिहाजा इसके ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए। अब आप कैसे साबित करेंगे लोन मैंने आपको लोन दे दिया, आप मुझे दे दिए, तो क्या हम एग्रीमेंट करेंगे? ऐसा तो नहीं होता। तो एफबीआर क्या करता है, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये अज्यूम कर लेता है कि भाई ये तो इनकी इनकम है और इसके ऊपर तो उन्होंने टैक्स देना था, इन्होंने गलती से, इन्होंने जानबूझ के जो लोन जो है वो रिपोर्ट किया हुआ है। अक्सर इस तरह की ट्रांजैक्शंस आती हैं जिसमें एफबीआर नहीं समझता, बैंक स्टेटमेंट का टोटल क्रेडिट बैलेंस उठाता है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी शायद एक बार बताया था कि एक साल में फॉर एग्जांपल एक आपकी ट्रांजैक्शन होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चलते चलते 100 ट्रांजैक्शंस हैं, और बैंक में एक डेबिट बैलेंस आ रहा होता है जो पैसे आपके अकाउंट से निकलते हैं, और एक क्रेडिट बैलेंस आ रहा होता है। अब आपने किसी से 1 मिलियन लोन लिया और यहां पे आके 2-3 महीने के बाद पे भी कर दिया। अब यहां पे टोटल में तो अमाउंट आएगी, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट को देखा जाएगा तो पता चलेगा यहां पे पैसे आए, यहां पे निकल गए, तो बैंक स्टेटमेंट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। आपने टेम्परेरी किसी से लोन लिया, बाद में वापस कर दिया, डेबिट और क्रेडिट में ये अमाउंट आ जाएगी। तो स्टाफ एफबीआर क्या करता है कि बगैर सोचे समझे ये देखता है कि आपके अकाउंट में जनाब इतनी ट्रांजैक्शन हुई हुई है और आपकी ये इनकम है, इसके ऊपर आप टैक्स दे दें। भाई मैंने 1 मिलियन लोन लिया, बाद में पे कर दिया, मेरी तो इनकम है ही नहीं। डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइडों पे आ रहा होगा, तो फिर दोनों साइडें आप चेक करें। तो ऐसा वो चेक नहीं करते। एक आम टैक्स पेयर को अक्सर केसेस में देखा गया है इस तरीके से क्रेडिट की बेस पे टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। अब जैसे हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में लोन भी आता है,
टेम्परेरी ट्रांसफर भी होता है। मैंने आपको पैसे भेज दिए और कह दिया यार ये आगे कैश निकलवा के फलां बंदे को दे दे। अक्सर ऐसे होता है रिलेटिव में, दोस्त में, कोलीग्स में, इवन बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी ऐसे ही होता है कि पैसे भेजे जाते हैं और बाद में निकलवा के आगे दे दिए जाते हैं। सम टाइम कोई अकाउंट का इशू होता है, कोई कैश का इशू होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो ट्रांसफर टेम्परेरी ट्रांसफर है ये इनकम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम टाइम ये भी होता है कि आप किसी से गिफ्ट लेते हैं और आपने गिफ्ट रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि ये तो टोटल क्रेडिट है, ये तो आपकी इनकम है। क्योंकि जब एक बंदा या ऑफिसर समझना ही नहीं चाहता तो वो किसी भी चीज को इनकम बना सकता है। इसी तरीके से कोई लोन आपने रीपे कर दिया, कोई पेमेंट कर दी आपने किसी को, तो आप क्या साबित करेंगे कि मैंने उसको लोन दिया है? मेरे अकाउंट से पैसे आए और मैंने अपनी टैक्स रिटर्न में चीजें रिपोर्ट कर दी हैं। अब एफबीआर को उस पर ट्रस्ट करना है कि जो मैंने रिपोर्ट किया हुआ है ठीक किया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट को सही रिपोर्ट किया हुआ अपनी रिटर्न के अंदर। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। और इसके अलावा भी कई नॉन इनकम ट्रांजैक्शंस भी आ रही होती हैं। बैंक स्टेटमेंट है ना, आपका बैंक अकाउंट है, आप उसमें अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन भी करते हैं। एक सैलरी इंडिविजुअल है, वो सैलरी भी लेता है, वो अपने खर्चे भी करता है, टेम्परेरी लोन भी ले लेता है, वो पैसे आगे भी पे कर देता है, कोई उसको गिफ्ट भी आ सकता है, कोई इसके अलावा नॉन इनकम ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो है तो सैलरी इंडिविजुअल। ये सारे काम उसके नॉन इनकम ट्रांजैक्शंस हैं जो कि वो मैनेज कर रहा है। टैक्स वो उसने सिर्फ सैलरी पे देना है। लेकिन साल के एंड में पता चलता है कि सैलरी की अमाउंट तो उसकी 20 लाख है और टोटल उसके अकाउंट में 30 लाख आया हुआ है, 35 लाख आया हुआ है। तो उसका क्या मतलब है कि सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाए? अब ऐसे ही होता है कि उसको टोटल उठा लिया जाता है और टैक्स पेयर बाद में उसको जस्टिफाई करता है, बताता है। सम टाइम ऑफिसर मान जाता है, सम टाइम नहीं मानता। तो यही एक फैसला जो कोर्ट की तरफ से आया, इसको आप पढ़ेंगे तो मैंने जो बुलेट पॉइंट्स में यहां पे मेंशन किया है, यहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है, कोर्ट की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि विदाउट वेरिफिकेशन नॉट एस्टेब्लिश इनकम, कि जब तक आप बैंक स्टेटमेंट की एक एक ट्रांजैक्शन को देख के अंडरस्टैंडिंग नहीं ले लेंगे, आप अज्यूम नहीं कर सकते, एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि इनका टोटल क्रेडिट जो है वो इनकम है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, बड़ा अच्छा फैसला आया, और एंड पे उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो क्या थे? केस मस्ट बी एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन द नेचर एंड सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि अगर एक सैलरी इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी इनकम है और वो पैसे ले रहा है, दे रहा है और टेम्परेरी ले रहा है, तो उस केस को समझना है, नेचर को समझना है, उसके बाद फैसला करना है कि हाँ इनकी वो सिर्फ सैलरी इनकम है, बाकी जो चीजें हैं वो टेम्परेरी डेबिट है, क्रेडिट है, लोन है, गिफ्ट है, नॉन इनकम ट्रांजैक्शंस है। तो पूरी स्टेटमेंट को समझने के बाद जो है वो ऑर्डर देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टोटल क्रेडिट उठाएं और टैक्स पेयर को इनकम चार्ज कर दिया जाए, यानी कि टैक्स पेयर को टैक्स चार्ज कर दिया जाए, इनकम बना दी जाए। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब आपको कोई नोटिस आता है तो आप रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी दे दें, जजमेंट मेंशन भी कर दें। अगर उस बंदे ने नहीं समझना ऑफिसर ने, तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको नहीं समझेगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा। अब एक सैलरी इंडिविजुअल है, बिजनेसमैन है, बड़े अदारे होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, टैक्स की टीम्स होती हैं, लॉयर की टीम्स होती हैं, पैसे भी लगाते हैं, टाइम भी होता है, और बस तमाम एक जगह पे फैसला आता है तो वो कमिश्नर अपील के पास चले जाते हैं, वहां से रिलीफ नहीं मिलता तो आगे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बेस पर जो रिलीफ है वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन मसला ये है कि एक आम टैक्स पेयर है वो क्या करेगा जब उसके खिलाफ इस तरह की चीजें आ जाएं या उसको अवेयरनेस ही नहीं है इन चीजों की और फैसला आ जाए, तो वो क्या आगे अपील में जाएगा और आगे भी उसको नहीं पता चलता और सही तरीके से अपने केस को डिफेंड नहीं कर सकता, प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो उसके खिलाफ तो ऑर्डर आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है एफबीआर को देखनी है कि मैसेज जब भेजा जाता है साल के एंड पे कि आपके अकाउंट में ये काम हुआ है, तो एफबीआर क्या करता है कि ये ज्यूम करता है कि आपके अकाउंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैसेज आता है, टोटल क्रेडिट उठा लिया जाता है कि जी आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया की ट्रांजैक्शन हुई हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल करें। अब जो इन्होंने पीछे सिस्टम लगाया हुआ है वो क्या लगाया हुआ है? अब पता चले कि 10 मिलियन में से 5 मिलियन सैलरी इनकम है, बाकी जो 5 मिलियन है लोन है, गिफ्ट है, टेम्परेरी ट्रांसफर है। तो जो टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करेगा वो तो अपनी इनकम दिखाएगा 5 मिलियन। अब इन्होंने जो पीछे चेक लगाया हुआ है, जिसको ये जो एआई का वर्ड यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो इसको इक्वल करेगा कि क्या ये अमाउंट इक्वल है इसके या नहीं। अगर नहीं होगी तो वो केस क्या होगा? आपका ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब केस ऑडिट के लिए सिलेक्ट होगा तो आप जाके बताएंगे कि भाई ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, इसमें 10 मिलियन आया हुआ है, 5 मिलियन मेरी सैलरी है, बाकी 5 मिलियन मेरी अदर ट्रांजैक्शंस हैं। इनको समझें। अब एफबीआर को भी समझना होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके ऊपर मुझे एक एक ट्रांजैक्शन को देखना है। मैं 10 मिलियन की बेस पे जो इस सारी अमाउंट को, इसकी इनकम जो टैक्स पेयर की कंसीडर नहीं कर सकता।
तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं, फैसले भी अवेलेबल हैं, लेकिन मसला ये है कि इसको प्रेजेंट करना एक आम टैक्स पेयर के लिए मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होती है। जो लोग काम करते हैं, अदारों में होते हैं, चीजों को समझते हैं, वो तो डील कर लेते हैं, जाते हैं, विजिट करते हैं, मिलते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन आम बंदा क्या करेगा? तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने अकाउंट में जो अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस हैं वो कम से कम रखें। जो चल रहा था पहले हो गया, अब फ्यूचर के लिए 2026 से आप अपने अकाउंट में जो बहुत ज्यादा जरूरी ट्रांजेक्शंस हैं उसको मैनेज करें, जिसका बाद में आप एविडेंस के तौर पे साबित भी कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन यहां से आई थी, यहां पे निकल गई है। लेकिन वो मैं वहां पे बता रहा हूं जहां पे आपकी बहुत अशद जरूरत है और ट्रांजेक्शन के बगैर आपका काम नहीं हो रहा। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं उसको लाजमी मैनेज करें, इन तमाम तरह की चीजों में मत घुसें। इस फैसले की बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने अकाउंट में जो मर्जी कर लूं और एफबीआर मुझे कुछ नहीं कहेगा। उनको समझाना मुश्किल है और वो फैसले के बाद भी ऑर्डर अगर उन्होंने पास करना है तो कर देंगे। इस वजह से अपने अकाउंट को मैनेज कीजिए, कम से कम ट्रांजेक्शन रखिए, जो जरूरी है वही ट्रांजेक्शन उसमें ऐड करें, इसके अलावा जो अननेसेसरी ट्रांजेक्शन है वो ऐड मत करें। तो यहाँ पे आप देखें तो जो जब ऑर्डर पढ़ेंगे ना तो एग्जैक्ट जो कोड की वर्डिंग थी वो यही थी कि बैंक स्टेटमेंट अलोन डज नॉट नेसेसरली रिवील डिफाइन इनकम ऑफ टैक्स पेयर, के सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ये नहीं बता सकती कि टैक्स पेयर की इनकम कितनी है। क्रेडिट एंट्री इन द बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट्स लोन, ट्रांसफर और अदर नॉन इनकम ट्रांजैक्शंस, के अकाउंट में तो बेशुमार चीजें आ रही होती हैं। इसके बगैर जो है इन तमाम चीजों को वेरीफाई किए बगैर जो टैक्स पे जो ऑफिसर है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकता। कोर्ट का डिसीजन क्या आया कि कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट की अपील थी उसको फारिग कर दिया, डिसमिस कर दिया, और फिर ये कहा कि हर केस की नेचुरल सोर्स के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है, नेचुरल इंफॉर्मेशन है, सोर्स है, उसके मुताबिक उसको वेट किया जाए, उसके बाद उसका ऑर्डर पास किया जाए। अब ये उम्मीद है कि एफबीआर इसकी बेसिस पे जो इन्होंने मैसेज भेजे और बाद में अगर कोई उसके ऊपर कोई ऑर्डर सेलेक्ट होते हैं तो इस फैसले की बेस पे बैंक को प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा, टोटल क्रेडिट को देख के कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो आप अपने अकाउंट को लाजमी मैनेज कीजिए। फिर भी आपकी कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।